आपके सामने अनिल विज जी है जो 7 बार के विधायक रहे, तो उनके साथ आपका सामना था और अनिल विज के आज भी टीस है इस चीज की कि हरा दिया होता भाई बच गया 2 बार हरा दिया होता, 2 बार बचे हैं, जी। मैं ये कहना चाहूंगी। हाँ जी, और अब तो वो टीस बाहर निकल रही है, मीडिया के सामने आ रही है। मैं ये कह ही रही थी किसी को, मैंने कहा जी हमारे तो दुख का गम मिट चुका है जी, हारने का गम मिट गया इतने टाइम में, अनिल विज जी का जीत का गम नहीं मिट के दे रहा। और मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि देखिए अनिल विज जी को भी एहसास होगा कि जीत कैसे हुई, राइट। और अगर वो फैक्टर जिसने वोट्स को भाजपा के फेवर में ट्रांसफर करा, अगर वो यहाँ काम ना करता तो अनिल विज जी जीत नहीं रहते। मैं तो कहूँ कि जो आज वो हर किसी के अंदर गद्दार चिल्लाते हैं, ये तो खैर स्टैंप लगा के तो उनको कर रहे जो क्लियरली चले गए। शायद आज उन्हें अपने आसपास बैठे लोगों में भी यही दिखता होगा कि पता नहीं इसने मुझे वोट करी कि नहीं करी, पता नहीं इसकी वाइफ ने, बहन ने, भाई ने, जीजे ने मुझे वोट करी कि नहीं करी। जी, बिकॉज अगर आप 3000 करोड़ खर्च कर दो और आप इतने ऑनेस्ट हो जितना आप कहते हो और जितने आप प्रिय हो सबके, तो ये मार्जिन इस तरह से आके नहीं रुकना चाहिए था। नॉट अगेंस्ट एन इंडिपेंडेंट एंड स्पेशली जब सारे फैक्टर आपको फेवर कर रहे थे, यहाँ तक कि कांग्रेस ने जिसको टिकट दी वो भी आपके फेवर में गई बात, और जिस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ी वो भी आपको फेवर कर रहा था, यू नो। जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आशीष तायल जी यस यस यस, फोटो भी वायरल की गई, वो आपके साथ भी दिख रहे हैं, उनके साथ भी दिख रहे हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं। नहीं, आशीष तायल जी मेरे साथ किसी फोटो में नहीं दिखे होंगे, इट शुड बी ऑन रिकॉर्ड। उनके कुछ साथी, उनके क्यों कह रहे हो, भाजपा के साथी थे। अनिल विज जी ये क्यों नहीं कहते मेरे कुछ साथी चित्रा के साथ खड़े, वो किसी एक कार्यकर्ता को क्यों पकड़ रहे हैं इसके अंदर। ये तो मैं समझती हूँ जो ना कहानी के तुक जोड़ने के लिए बड़ी लंबी सी लाइन खींची जा रही है जी। जो मेरे साथ थे, मैं ये कह रही हूँ वो सब के सब अनिल विज जी के साथ एक दिन खड़े हुए थे। तो अनिल विज जी को हराने का असली जिम्मेवार कौन है फिर, ये बताइए आप मुझे। और लोग छोड़ के आए, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी, मैं कांग्रेस में नहीं थी, मैं सरकार बनाने नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी जितनी ज्वाइनिंग्स हुई, मैं कहूँगी ऑलमोस्ट 99% भाजपा छोड़कर लोगों ने मुझे ज्वाइन किया इस चुनाव में। मुझे छोड़ के जाने वाले बहुत कम रहे होंगे वहाँ पे। जी, तो जनता दरबार जो लगाया जाता है और अनिल विज जी की जो छवि है, कहीं भी छापेमारी करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। अंबाला में क्या कुछ लगता है आप लोगों को, काम हुए हैं अंबाला में, भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस है? हम तो इनसे बोले जा रहे हैं एक छापा अंबाला में भी मार दो जी, एक चलान अंबाला में भी काट दो। अगर आप अंबाला में आने लगेंगे ना जीटी रोड से जी, आपको एक प्रोजेक्ट के बाद एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो अपने समय सीमा और बजट से 3 से 4 गुना ऊपर जा चुका है, जिसपे भ्रष्टाचार का सवाल है, जिसपे पैसे की रिकवरी या कॉन्ट्रैक्टर पे पेनल्टी की बात करी जा रही है। जी, अनिल विज जी का कोई स्टेटमेंट ही नहीं है उसके ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है? आप जाके कहाँ के ट्रक पकड़ लेते हो, किधर का बिजली घर खोद देते हो, किधर के थाने की फाइल निकाल लेते हो। आप अपने इलाके में, स्पेशली उस रास्ते पे जहाँ से आप हर रोज गुजर रहे हो, वहां क्यों नहीं झांक रहे और बोल क्यों नहीं रहे हो? तो मैं तो कहूंगी इनकी तो चुप्पी बड़ी संदिग्ध है। ये क्या कमाल की बात हुई इसके अंदर। अंबाला में आप देखिए शहीदी स्मारक 20-30 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ करता था, आज खुद ही कह रहे हैं 200 करोड़ के करीब शायद है, एंड नो आइडिया रिकवरी है उसमें। आज यहाँ पर स्टेडियम बन रहा है, 40 करोड़ में टेंडर उठा था, 2 साल में बनना था जी, अब 120 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, अंदाजा है कि 150 करोड़ पे बात जा चुकी है, 9वां साल लग चुका है, प्रोजेक्ट इज नोवेयर। व्हाट इज हैपनिंग? तो फिर ये क्या दिखावा चल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर? आप उसके आगे जाओ, अग्निशमन बिल्डिंग, बैंक स्क्वायर, शहीद मतलब हॉस्पिटल, उसके आगे अगर आप जाएं तो कॉलेज। मैं तो समझ रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। आप कह रहे हो जब आप कहते हो मैं 3000 करोड़ लाया जी, तो हाउ डू यू जस्टिफाई स्टेडियम के ऊपर आपने जो 80 करोड़ फालतू खर्च करा है? तो ये तो सबको मतलब यही हम इनसे सवाल कर रहे हैं। आप दुनिया जहान का भ्रष्टाचार छोड़ो, मैं कहती हूँ जितना बड़ा दिया उतना बड़ा अंधेरा। तो सबसे ज्यादा अंधेरा अगर आज पूरे हरियाणा में कहीं मिलेगा ना तो अंबाला के प्रोजेक्ट्स में मिलेगा आपको। जी, तो कहते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते उनके, अब बल्कि जो डीसी साहब है उनका तबादला भी किया गया है, तो चुनाव में कह रहे थे कि दूसरी तरफ मदद कर रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ ना, अनिल विज जी को तो हर किसी में दिख रहा होगा इसने दूसरी तरफ की मदद करी, हर किसी के अंदर वो जो अब हम कहें वहम है कि दुख है कि वो निराशा है या जो भी है,
और कभी कहते हैं अब अधिकारी नहीं सुन रहे, कभी कहते हैं मेरा काम 303 की गोली की तरह है, कभी आप पुष्पा स्टाइल में बोल रहे होते हो। तो मैं समझती हूँ जब तो देरी का और नाकामी का ठीकरा फोड़ना होता है, या मैं कहूँगी इस ऑलमोस्ट हार का ठीकरा फोड़ना होता है, तब तो आपको कर्मचारी और कार्यकर्ता नजर आ जाते हैं। और जब अपने कुछ और नंबर बनाने हों तब आप अपनी छाती पे ही ठोकते हैं और अपनी छाती पे ही मेडल लगाते हैं उसके अंदर। किसानों का आंदोलन चला हुआ है और 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, बैठे हैं किसान। वी साहब ने कहा कि अगर बातें नहीं मानी तो मैं डल्लेवाल की तरह अनशन करूँगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि किसान सही बैठे हैं तो साइड में बैठे? अनिल विज तो यही बता रहे हैं अपनी बातों से। अगर वो उस अनशन को एक मिसाल मानते हैं कि उनके अनशन और उनकी मांग पूरी की पूरी सही है। बाकी विज साहब का किसानों के साथ रिश्ता बड़ा अजीब रहा। देखिए वो रहे थे हमारे गृह मंत्री जिस दौरान हमारा किसान आंदोलन पीक पे चला है। पहली लाठियां मोड़ा गांव के पास पड़ी थी किसानों को हरियाणा में। पुलिस किसकी थी? अनिल विज जी की जी। और एक किसान, एक गोली से पुलिस की एक बच्चा मर गया था बॉर्डर पे जी। यहाँ पे। वो गोली मैं कहती हूँ किस डिपार्टमेंट की थी और किस डिपार्टमेंट में किस कलम से वो ऑर्डर चला होगा। तो हम तो समझते हैं कि अनिल विज जी काफी कसूरवार रहे हैं किसानों के। और ये सवाल उनसे पूछे भी गए। एक वाटर कैनन का मुंह मोड़ने के लिए एक बच्चे को जेल में डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। मतलब हमने हदें सुनी है टॉर्चर की। और वो जब व्यक्ति एक सभा में आके इनसे सवाल पूछ लेता है तो उस पर ये अटैक चिल्लाने लग जाते हैं कि मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर वो हो गया। जी। मतलब आप लाठी बरसाओ, बम बरसाओ, आंसू गैस बरसाओ, गोली बरसाओ और कोई आपको गांव में आने ना दे अपना उत्साह, तो आप उससे उनके ऊपर इल्जाम भी करने लग जाते हो। तो मैं कहूँगी कि अनिल विज जी जो है आंदोलन में कहीं भी किसी भी तरह से किसानों के साथ नहीं रहते। आज किसानों के आंदोलन की मिसाल एक नेता की उठा रहे हैं जी। तो ये अपॉर्चुनिज्म है आपका। शायद उनका मतलब नहीं था जी ये करना कि वो सही हैं। हाँ। बस वो एक वो देना था कि भी मैं इस पॉइंट पे आके इस हद तक चला जाऊंगा जी। और अपनी सरकार को मजबूर करना उनका पॉइंट था। अच्छी बात। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो अनिल विज जी की कहीं चाहत रहती है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि सीनियर नेता रहे। आप कैसे देखते हो अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं हरियाणा के लिए कैसा रहेगा? देखिए बहुत अग्रेसिव है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और कई बार ऐसा लगता है कि ही इज नॉट अ टीम प्लेयर। और मैं नहीं समझती जो टीम प्लेयर नहीं है वो इतनी बड़ी पोस्ट पे जी जा सकता है या उसके साथ पूरी जस्टिस कर सकता है, उसके सारा दायित्व निभा सकता है। इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल है ना जी। सेंसेशनलिज्म एक बात है, सनसनी करना, स्टेटमेंट देना, एक स्टेट को चलाना और उसमें हर कोई होगा, आपके साथ आवाज होगी, आपके विपक्ष में भी एक आवाज होगी और गरीब की भी होगी, अमीर की भी होगी। वो बैलेंस कर पाना अब तक उनके पॉलिटिकल स्टाइल में नहीं देखा गया। थोड़ा सा तानाशाही का उनका रवैया है। और मैं कहूँगी जो इतने कार्यकर्ता छोड़ के भागे हम की बार पहली अपॉर्चुनिटी पे उनको, तो ये भी उसी बात की गवाही देता है। सो आई डू नॉट थिंक कि उनका वर्किंग स्टाइल और उनका टेम्परामेंट इज अप्रोप्रिएट जी किसी भी तरह से। और मैं नहीं समझती भाजपा में सीनियरिटी काउंट करती है। अगर आप मध्य प्रदेश के, राजस्थान के सीएम्स देखें, इवन मनोहर लाल खट्टर जी को देखें तो फर्स्ट टाइमर थे। हाँ। ही बिकेम अ सीएम। सो ये जो आर्ग्यूमेंट लेके चले हुए हैं ये तो इनकी पार्टी का ही चलन नहीं है। या तो पार्टी हर जगह सीनियरिटी को रिवॉर्ड कर रही थी और आपको नहीं दिया। और मैं समझती हूँ हो सकता है इसके पीछे पार्टी का एक सोचा समझा फैसला हो, लुकिंग एट हिज वर्किंग स्टाइल। तो विपक्ष की तो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं।